हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 27 दिसंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज की वीडियो का पहला आर्टिकल द हिंदू का एक आर्टिकल है, सेंटर मैंडेट्स यूनिवर्सल डिजिटल कैप्चरिंग ऑफ मनरेगा अटेंडेंस। सो व्हाई इज दिस आर्टिकल इंपॉर्टेंट, और इसका एक ब्रीफ बैकग्राउंड जो यहाँ नहीं लिखा कि हम इस आर्टिकल को डिस्कस क्यों कर रहे हैं। देखिए, मनरेगा के बारे में अ लॉट इज गोइंग ऑन। आपको ये भी पता है कि बहुत सारी रिकमेंडेशन, सिंस अनएम्प्लॉयमेंट पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा हाई इस पॉइंट पे है, तो अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन एरिया में भी बहुत ज्यादा है। तो एक रेकमेंडेशन आप बहुत सारे एडिटोरियल्स में जो पढ़ रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, वो ये है कि जैसे रूरल एरियाज के लिए मनरेगा है, वैसे ही अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम भी आनी चाहिए। तो ये आप पढ़ रहे हैं। साथ ही में अभी बहुत रिसेंटली एक सिन्हा कमेटी एस्टैब्लिश की गई है मनरेगा के ऊपर। तो वो रिव्यू करेंगे कि मनरेगा में किस तरह की डेफिशिएंसीज हैं, किस तरह का इम्प्रूवमेंट हो सकता है। फिर और रिसेंटली अगर हम देखें तो हमने प्रोजेक्ट उन्नति के बारे में देखा था, जो एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। तो उन्नति प्रोजेक्ट के तहत क्या किया जाता है, 100 दिन का जो बेसिकली काम दिया जाता है मनरेगा के तहत, व्हेन यू कंप्लीटेड, उसके बाद आपको स्किल किया जाता है। बहुत सारी स्कीम्स हैं स्किलिंग की जो यूनियन गवर्नमेंट चला रही है, उन्हीं के तहत आपको स्किल किया जाता है सो दैट यू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड आफ्टर दैट। आपको देखिए, एम ये है कि बहुत नीडी लोग जो हैं उनको 100 दिन का काम गारंटीड दिया जाए, वो भी उनकी डिमांड पे। इट इज अ डिमांड ड्रिवन प्रोजेक्ट और अ डिमांड ड्रिवन स्कीम। तो अगर प्रीलिम्स में ये एक स्टेटमेंट लिखी है कि इट इज अ डिमांड ड्रिवन स्कीम, दैट इज करेक्ट। आप डिमांड करेंगे कि मुझे 100 दिन का काम चाहिए तो ही आपको मिलेगा, राइट? ऐसा नहीं है कि सरकार सबको बांट रही है, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो अगर कोई डिमांड कर रहा है, उससे ये पता चलता है कि वो बहुत ही ज्यादा नीड में है कि एम्प्लॉयमेंट की, और उनके घर पे एक्चुअल में कोई रनिंग इनकम नहीं है। तो इसीलिए आपको दोबारा से निर्भर ना रहना पड़े सरकार के ऊपर, आपको सशक्त बनाया जाता है, आत्मनिर्भर बनाया जाता है थ्रू स्किलिंग। ओके। तो प्रोजेक्ट उन्नति चल रही है। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब जो करंट गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, उनका एक एम है, वो जो कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, ये बहुत सारे और अकाउंटेबिलिटी, इन सारी चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो वैसे ही मनरेगा में करप्शन का एक इशू है जो बहुत बार रेस किया जाता है बहुत सारे सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा। तो सरकार का ये कहना है कि मनरेगा में करप्शन दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने रिसेंटली फ्लैग किया था कि एक तो क्या किया जा सकता है कि जो रॉ मटेरियल्स, देखिए अगर एक फॉर एग्जांपल एक वेल भी बनाना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, सीमेंट चाहिए, जो भी चाहिए, ठीक है, ब्रिक्स चाहिए। ठीक है, तो रॉ मटेरियल आप कहीं से खरीदेंगे। तो करप्शन कैसे हो सकता है? करप्शन ऐसे हो सकता है कि अगर अगर आप 2000 में खरीद रहे हैं एक रॉ मटेरियल को, तो आप उसको पेपर पे 4000 का दिखाइए, तो सरकार तो उतना पैसा दे रही है आपको, 2000 आपकी जेब में। सो ये एक करप्शन का तरीका है। तो दूसरा करप्शन का तरीका क्या है? दूसरा करप्शन का तरीका ये है कि जो पैसा एलोकेट किया जा रहा है वेजेस देने के लिए, वो पैसा तो जा रहा है, लेकिन वहां से गोस्ट अकाउंट्स एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कि ऐसा दिखाया जा रहा है कि इतने लोगों ने काम डिमांड किया और हम इतने लोगों के बैंक अकाउंट में बेसिकली पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन वो गोस्ट अकाउंट है, वो नॉन एग्जिस्टेंट पर्सन है। वो जहां जा रहे हैं वो एक्चुअल में वही ऑफिशियल्स हैं जो पैसा एलोकेट कर रहे हैं या बांट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इन अ वे दिस इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ करप्शन। तो यहाँ पे जो हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं वो ये गोस्ट अकाउंट्स वाला जो एलिमेंट है उसको कर्ब करने के लिए बेसिकली सरकार ने एक इनिशिएटिव, एक स्टेप लिया है छोटा सा, जिसमें क्या होगा, डिजिटल कैप्चरिंग होगी अटेंडेंस की, वर्कर्स की, जो एम्प्लॉयड है मनरेगा के तहत। अभी तक क्या था, अभी तक ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसी स्कीम आ रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। जनवरी 1 से यूनिवर्सल हो जाएगी। अभी तक
ऐसी वर्क साइट्स पे, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे जिसमें 20 या 20 से ज्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड है, वहां पे इस तरह का डिजिटल अटेंडेंस कैप्चरिंग होती थी ऐप के माध्यम से। लेकिन अभी हर जगह, हर तरह के, चाहे वो 10 वर्कर हैं, 2 वर्कर हैं, डजंट मैटर, सबके लिए यूनिवर्सल बन गई है। द यूनियन गवर्नमेंट आर्गुइंग फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन May 2021 had started a pilot project। तो ये पायलट प्रोजेक्ट जो अटेंडेंस कैप्चरिंग का था मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, ये शुरू हो गया था मई से ही। तो इसका नाम है मतलब किस मोबाइल एप्लीकेशन के तहत? नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत, NMMS। तो अभी इट हैज बीन मेड कंपल्सरी, यूनिवर्सल। तो अभी यूनिवर्सल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सरकार ने कहा है कि अब क्या होगा, एक दिन में अगर आप एक प्रोजेक्ट पे हैं, एक वर्किंग साइट पे हैं, काम कर रहे हैं, जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, हर एक वर्कर की 2 टाइम स्टैम्प्ड और जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स अपलोड करनी पड़ेगी ऐप पे। ठीक है, तो इससे क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे ये चीज नहीं लिखी, जस्ट फॉर अ फर्दर क्लैरिफिकेशन फॉर यू, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इससे क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो जियो टैगिंग का क्या मतलब होता है कि लोकेशन वहां पे आएगी। ठीक है, आपके फोटो में लोकेशन आएगी कि जी हाँ, आप उस साइट पे ही खड़े हैं। क्योंकि एक एसेट जो क्रिएट होना शुरू होता है ना मनरेगा के तहत, उसको ऑलरेडी जियो टैग कर दिया जाता है सरकार की वेबसाइट पे। तो एसेट है, एसेट का जियो टैग ऑलरेडी है लोकेशन का, तो वहीं पे बेसिकली आप हैं, तो उसको भी जियो टैग किया जाता है दैट ओके फाइन, यू आर एट द एसेट की साइट। ठीक है, और साथ ही में टाइम स्टैम्प भी। अब टाइम स्टैम्प करना क्यों जरूरी है? क्योंकि पहली फोटोग्राफ जो है वो बिल्कुल मॉर्निंग में डाली जाएगी, अपलोड की जाएगी। ठीक है, और फिर उसके 4 घंटे बाद एक दूसरी फोटोग्राफ डाली जाएगी, सो दैट ओके कि आप रेगुलर हैं, अपना काम कर रहे हैं, आपके काम का पैसा आपको मिल रहा है, आप अपनी लोकेशन पे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इंश्योर करेगा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। ओके, अब यहाँ पे लेकिन कुछ क्रिटिसिज्म भी है। देखिए सरकार जो भी एक इनिशिएटिव लेके आती है या कुछ भी तरह से अपना कोई स्टेप करती है, उसका कुछ ना कुछ जो ग्राउंड लेवल पे वर्कर्स होते हैं या सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट होते हैं जो एक्चुअली में कनेक्टेड हैं लोगों के साथ, उसका कोई एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं। क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव हो देन ऑफ कोर्स उसको भी अकोमोडेट किया जा सकता है सरकार से। तो अभी हम देखेंगे कि इसका क्या क्रिटिसिज्म है गवर्नमेंट के इस मेथड का, बट बिफोर दैट वी विल हैव टू गिव अ कर्सरी रीडिंग जो यहाँ लिखा है। द जॉब फेल ऑन द mates or supervisors who are paid only marginally more than the unskilled workers. There were widespread complaints over the lack of technical support, the necessity to own a smartphone, paying for the internet connection, and issues with erratic internet connectivity. अभी देखिए यहाँ पे मेट्स लिखा है, तो ये चीज आपको याद होगी कि मनरेगा में मैंने आपको ये भी बताया है कि एक बहुत रिसेंट जो आप कह सकते हैं कि दिक्कत रेज की जा रही है वो मेट्स द्वारा। तो मेट क्या होते हैं? वो मनरेगा वर्कर्स नहीं होते, उनसे एक स्टेप थोड़ा सा ऊपर होते हैं, उन्हें हम मेट कहते हैं या सुपरवाइजर। वो एक्चुअल में कोई फिजिकल वर्क, मैनुअल वर्क नहीं करते, दे सुपरवाइज द वर्क, अटेंडेंस लेते हैं, देखते हैं कि काम पूरा हो रहा है, टाइम बाउंड मैनर में हो रहा है, हर चीज ये उनका काम है। अब सुपरवाइजर बनने के लिए आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। एवरीबडी की नॉट बिकम अ सुपरवाइजर, आपको 10वीं कक्षा पास करा होना चाहिए, है ना, और आप उस पर्टिकुलर एरिया से ही बिलोंग करते होने चाहिए। यू शुड बिलोंग टू अ विलेज ओनली, है ना। आप सिटी में रहने वाले एक इंसान जो बाहर पढ़ने गया है, बच्चा फिर वापस आ गया जॉब के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको थोड़ा सा पे जो है आपका, क्योंकि आप सेमी स्किल्ड कैटेगरी में रख दिए जाते हैं। क्योंकि मनरेगा में क्या है, वेज किसको मिलती है? अनस्किल्ड लेबर को, है ना। लेकिन जो मेट्स होते हैं वो सेमी स्किल्ड कैटेगरी में रखे जाते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली इन्होंने भी बहुत सारा क्रिटिसिज्म किया है कि इनकी पेज में डिले हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि इनको भी वेजेस टाइम पे नहीं मिल रही है। ओके, तो देखिए एक और चीज जो बहुत सारे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो क्रिटिक्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि ओके फाइन, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी वर्कर्स से, मेट से, सबसे इंश्योर कर ली जाएगी। लेकिन एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सरकार की तरफ से भी है। बहुत डिले देखा जा रहा है वेज पेमेंट में, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स को वेज के लिए जो एलोकेट किया जाता है पैसा या रॉ मटेरियल वगैरह के लिए, तो ये भी इसमें भी हम डिले देख रहे हैं। ठीक है, तो ये Sarkar will have to look into it. In the latest order dated December 23, the ministry has ordered that digitally capturing attendance is now mandatory. Okay, this we have done. January 1, 2023 से ये शुरू हो जाएगा। Okay, तो अभी देखिए यहाँ पे इसकी जो क्रिटिसिज्म है वो ये है
कि जो यहाँ पे लिखा है कि टाइम स्टैम्प्ड फोटोज की अभी हमने बात की कि 4 घंटे बाद दूसरी फोटो लेनी है, लेकिन अभी आप सपोज कीजिए एक इंसान को जो काम दिया गया उसने अपना काम पूरा कर लिया उस 4 घंटे से पहले अब वो घर चला गया, फिर उसको घर से वापस वर्क साइट पे आना पड़ेगा अपनी सेकंड फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए, उसको अपलोड करवाने के लिए। तो ये थोड़ा सा ये एक क्रिटिसिज्म है इसका। ओके, तो अब एक और चीज हम यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा है। आर दे सेइंग नाउ दैट दे आर कैप्चरिंग अटेंडेंस वाया अ मोबाइल एप्लीकेशन, देयर विल बी नो करप्शन। क्या इसके बाद करप्शन खत्म हो जाएगी? दीज आर ब्लेटेंट मेथड्स टू रिड्यूस द स्प्रेड एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम। ये ऐसा एक मजदूर किसान शक्ति संगठन के जो हेड हैं, फाउंडर मेंबर हैं, उनका ये कहना है कि ये बस और ज़्यादा डिफिकल्ट बनाना और मनरेगा की रीच को कम करना, क्योंकि देखिए ऐसा है कि अगर वर्कर्स पहले ही बहुत अब सोचते हैं मनरेगा के तहत डिमांड करना वर्क से पहले, तो इसमें भी अगर उनको पता चलेगा 2 बारी फोटो दोबारा देनी जाने पड़ेगी तो फिर वो कोई और ढूंढने लगेंगे काम, कोई और कहीं पे काम करने लगेंगे या कुछ सो दिस वे इनका ये कहना है, इनके फाउंडर मेंबर का, कि ये उसकी स्प्रेड और इफेक्टिवनेस को कम करने के लिए है। तो अभी हम इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन के एक आर्टिकल को डिस्कस करेंगे और इसके बाद एक एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रचंड इज पीएम, न्यू टाई अप्स इन नेपाल कंसर्न इन इंडिया। तो देखिए इसमें नेपाल, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आप अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, व्हाट इज ट्रम्प डूइंग, व्हाट इज जो बाइडेन सेइंग, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, से अफ्रीका में क्या हो रहा है, फिजी में कू हो गया, या फिर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। बट व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, व्हाट इज हैपनिंग इन श्रीलंकन पॉलिटिक्स, व्हाट इज हैपनिंग इन नेपाल, ये सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश में अगर जो शेख हसीना है प्राइम मिनिस्टर, उनके खिलाफ इतनी सारी प्रोटेस्ट हो रही है मेन ऑपोजिशन पार्टी द्वारा, और क्यों हो रही है, उसकी रूट्स पे क्या लाई करता है, एक इकोनॉमिक क्राइसिस लाई करता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप थोड़े ही टाइम के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखेंगे पहले के, तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से रिलेटेड फिर इंडिया का स्टैंड आगे दूसरा पार्ट का क्वेश्चन ऐसे बन जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट ऐसे, इफ इन पाकिस्तान ये जो इस्लामाबाद से लाहौर की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने चलाई थी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ये जो अभी मूवमेंट थी, ये इंपॉर्टेंट थी। कुछ कुछ चीजें हैं कि वहाँ के अभी जनरल चेंज हो गए, ये सब कुछ एक ब्रीफ आपको आइडिया होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के कंटिन्यूएशन में फिर इंडिया रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ओके, तो इसीलिए हम देखेंगे अब नेपाल तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे नेबरहुड में, चाहे वो पाकिस्तान हो क्योंकि उनके साथ तो सीपेक है चाइना का, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट हो, युआंगवांग 5 वेसल हो, तो चाइना फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ना नेबरहुड पॉलिसी में। तो इसीलिए नेबरहुड की उसमें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में चाइना का क्या इंटरफेरेंस है, इंडिया उसको काउंटर कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। हेंस नेबरहुड में, नेबरहुड की स्टेट्स में क्या हो रहा है डोमेस्टिकली अ लिटिल इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, तो बेसिकली ये बात आपको पता है कि पुष्प कमल दहाल प्रचंड बेसिकली अब क्या बन गए हैं, नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं मंडे को। अब ये कैसे बने हैं, देखिए इन्होंने हाथ मिलाया है एक बहुत ही, इनके एनिमी कह सकते हैं आप, पॉलिटिकल राइवलरी जिनके साथ इनकी एक समय पे रही है, केपी शर्मा ओली, जो एक समय पे ये भी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। अब इन्होंने इनसे हाथ मिलाया है और एक अलायंस बनाई है, कोलिजन बनाई है, अब तो अलायंस ही कहेंगे, ठीक है, और फाइनली इन्होंने सरकार बनाई है अपनी, और प्राइम मिनिस्टर की तरह, सरकार तो अभी नहीं बनी है, प्राइम मिनिस्टर की तरह ओथ ले लिया है। ठीक है, तो दिस इज प्रचंड। अब ये प्रचंड पहली बारी नहीं बने हैं पीएम, ये इनका थर्ड स्टिंट है, तीसरी बार बने हैं 14 साल में, since Nepal's monarchy was abolished. Before joining mainstream politics in 2006, he had led the Maoist revolt in Nepal for over a decade. तो 10 साल तक बेसिकली पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले इन्होंने एक माओइस्ट रिवोल्ट मूवमेंट चलाई थी। माओ आप जानते हैं, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हम चाइना आए दिन पढ़ते रहते हैं, तो चाइना के केस में माओ सबसे बड़े लीडर थे। माओ एक पीजेंट हुआ करते थे, जिन्होंने बेसिकली आप कह सकते हैं मार्क्स से प्रभावित होके, लेनिन से प्रभावित होके उन्होंने एक वैसे लेनिन और मार्क्स का तो ये कहना था कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट एंड देयर इज नथिंग टू लूज बट चेंज, है ना। उनका ये कहना था कि वर्कर्स को रिवोल्ट करना है, किसके खिलाफ, ये जो कैपिटलिस्ट लोग हैं। लेकिन अब माओ ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, चाइना के उस लीडर ने, उन्होंने कहा था सिर्फ वर्कर्स ही नहीं बल्कि पीजेंट्स भी कर सकते हैं, पीजेंट्स कैन ऑल्सो गेन दिस कॉन्शियसनेस एंड दे कैन रिवोल्ट अगेंस्ट दीज सॉर्ट ऑफ मनी लेंडर्स एंड लैंड ओनर्स क्लास, है ना। ये तो फिर उन्होंने उसको लीड किया था,
और फिर उसके बाद जो चाइना के आज तक के सबसे बड़े कोर लीडर हैं वो माओ ही हैं। तो इनका ये कहना है कि रेवोल्यूशन होना चाहिए और ओवरथ्रो हो जाना चाहिए जो एक करप्ट स्टेट है, जो एक्सप्लॉइट करती है लोगों को, उसको आप वायलेंटली ओवरथ्रो करो। क्योंकि माओइस्ट लोग ये कहते हैं, जो माओ के फॉलोअर्स हैं, कि देयर कैन नॉट बी एनी बर्थ विदाउट ब्लड, खून के बिना कोई नया जन्म नहीं होता। तो एक अगर आपको अच्छी सरकार, नई सरकार, नया उसका जरूरत है, तो रेवोल्यूशन, रिवोल्ट इज द प्रीमाइस ऑफ इट। ओके, तो ये बेसिक चीज मैंने आपको बता दी। तो ये जो है बेसिकली प्रचंड कौन है, एक माओइस्ट लीडर है। ओके, तो इसीलिए इन्होंने एक रिवोल्ट लीड किया था 10 साल तक, अंटिल संडे। प्रचंड, अभी देखिए संडे तक क्या था, मंडे को इन्होंने क्या किया, मंडे को ये प्राइम मिनिस्टर की तरह डिप्लॉय किए गए हैं। ये बात आपको पता है, इन्होंने खुद को प्राइम मिनिस्टर की तरह, हमने इनको देखा है। लेकिन संडे तक क्या था, ये प्री इलेक्शन अलायंस में थे। किसके साथ थे? नेपाल में इनसे पहले अभी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? शेर बहादुर द्यूबा। ठीक है, शेर बहादुर द्यूबा के साथ ही बेसिकली ये मिलके एक सरकार बनाने वाले थे। इस अलायंस को लीड कर रहे थे द्योबा की ही नेपाली कांग्रेस। तो द्योबा की जो पार्टी है वो नेपाली कांग्रेस है। और नवंबर 20 को जो इलेक्शंस कंक्लूड हुए, हम सब ने डिस्कस भी किया था कि हमें लग रहा था कि दोबारा द्योबा ही सरकार बनाएंगे एज द प्राइम मिनिस्टर। और क्योंकि उनको एक साथ मिलके सारे जो प्री इलेक्शन की अलायंस थी, उनको एक कंफर्टेबल मेजोरिटी मिल रही थी। तो हमें तो यही लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वैसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि द्योबा दोबारा पीएम बनना चाहते थे, लेकिन प्रचंड ने कहा कि नहीं, आई वॉन्ट टू बिकम द पीएम। तो इस केस में उन्होंने कहा ठीक है मिस्टर द्योबा, आई एम लीविंग योर अलायंस, और मैं एक ही दिन के, एक घंटे के अंदर बेसिकली क्या कर रहा हूँ, अपने एक एनिमी के साथ, जो केपी शर्मा ओली है, उनके साथ हाथ मिला रहा हूँ। वो मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने दे रहे हैं और बस मुझे यही चाहिए, एंड दैट इज इट। सो दैट इज हाउ ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। ओके, तो ये बेसिकली हुआ। तो अब केपी शर्मा ओली और इनको मिला के प्रचंड की जो पार्टी है, उनको 170 सीट्स मिल रही हैं। एमपीज का सपोर्ट है, विच इज वे अहेड ऑफ 138 हाफ वे मार्क, तो मेजोरिटी से काफी ज्यादा। देयर कोलिजन इज नॉट जस्ट एन अलायंस ऑफ टू। अब देखिए बात ये है, ये जो प्रचंड हैं, ये भी माओइस्ट लीडर हैं, है ना। ये देखिए, नेपाल में बहुत ज्यादा कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस है, इसीलिए तो चाइना के तरफ इनका बहुत ज्यादा बेंट है। तो बाय डिफॉल्ट चाइना की तरफ इनका काफी बेंट है। अभी मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगी क्यों द्योबा हमारे लिए बहुत अच्छे थे। अगर द्योबा प्राइम मिनिस्टर बनते, वो हमारे लिए बेस्ट केस सिनेरियो होता भारत के लिए। ठीक है, सो आई विल गिव यू लिटिल एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। तो प्रचंड की जो पार्टी है वो माओइस्ट सेंटर है, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। और जो केपी शर्मा की पार्टी है, केपी शर्मा ओली की, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। तो मतलब ये माओ है, ये मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट है। तो बात वही है, दोनों कम्युनिस्ट हैं पर पार्टीज अलग है। ठीक है, मेनी स्मॉलर पार्टीज। अब इनको सिर्फ और सिर्फ इन दोनों पार्टीज के मिलके ही ये सरकार नहीं बहुत आराम से बना पाई। इनको बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज का भी सपोर्ट है। दीज इंक्लूड द ब्रांड न्यू यूथ सेंट्रिक राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, विच इज नो, इनकी कोई क्लियर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, पर इनको तब भी 20 सीट मिल गई है इस नई पार्टी को। जनामत पार्टी लेड बाय सी के राउत, विच हैज इट्स बेस इन ईस्टर्न तराई। तराई रीजन भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जनता समाजवादी पार्टी, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारे जैसे नाम है इनके भी। बट द बिगेस्ट सरप्राइज इज, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज जो इनको एक पार्टी ने सपोर्ट किया है, वो प्रो मोनार्की पार्टी है, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, प्रजातंत्र पार्टी, आई एम रियली सॉरी। तो ये बेसिकली राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी जो है, ये मोनार्की को सपोर्ट करती है, किंगशिप को सपोर्ट करती थी। ठीक है, तो लेकिन इन्होंने इनको सपोर्ट किया, ये थोड़ा सा अब्सर्ड है। द पार्टी हैज बीन क्रिटिकल। ये पार्टी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी जो है, बेसिकली वो यूएस के बिल्कुल क्रिटिकल है। यूरोपियन यूनियन को अच्छा नहीं मानती, इंडिया को अच्छा नहीं मानती। अब क्यों नहीं मानती यूएस, इंडिया, यूरोपियन यूनियन को? क्योंकि उनको लगता है ये कुछ ज्यादा ही इन्होंने नेपाल में इंटरवीन किया था, इंटरफेयर किया था, नेपाल को मोनार्की से ट्रांजिशन करवाने में, एक फेडरल और सेक्युलर रिपब्लिक में। तो ये गलत है, सेक्युलर कुछ नहीं होना चाहिए। यूनिटरी हिंदू मोनार्की चल रही थी, वही अच्छी थी। तो इनका बेसिकली ये स्टैंड था, लेकिन इन्होंने इनको सपोर्ट किया है कम्युनिस्ट पार्टी को, ये थोड़ा सा अब्सर्ड है। अनयील्डिंग, अब ये इंपॉर्टेंट था बताना, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ आगे। अब देखिए, जब आप, मैं एक बहुत बेसिक चीज बताती हूँ, आई डू नॉट नो कि आप ये अपने स्टैटिक पोर्शन में कवर करते हैं कोलिजन पॉलिटिक्स ब्रीफली या नहीं, कि 1989 के बाद कोलिजन एरा शुरू हुआ था भारत में एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है,
क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स तो आप पढ़ते ही है ना, ये तो आपका एक टॉपिक है ही, तो उसमें आप पढ़ते होंगे कि कोलिजन एरा के बाद सबसे ज़्यादा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स स्टार्ट हुआ। एडीआर की रिपोर्ट ये कहती है कि 186 एमपी जो हैं 542 में से वो क्रिमिनल चार्जेस हैं, ऑल ऑफ दैट, यू रीड ऑल ऑफ दिस। तो कोलिजन की जो गवर्नमेंट होती है वो सबसे इनस्टेबल क्यों होती है, अनस्टेबल, मतलब इंस्टेबिलिटी का शिकार हमेशा क्यों रहती है, क्योंकि इतनी सारी पार्टीज हैं। अब हर रोज कोई मुद्दा है देश में, तो उसको संभालना है, और हर किसी का अलग स्टैंड है, आप कैसे सबको अकोमोडेट कर सकते हैं, तो इसीलिए गिर जाती है। तो कोलिजन, दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग इट यस्टरडे आल्सो, कि भारत की जो जनता है वो बहुत स्मार्ट है, उनको पता है कि रोज रोज का टंटा देखने से अच्छा कि एक बारी मेजोरिटेरियन सरकार नियुक्त कीजिए और बस बात खत्म। ठीक है, तो इसीलिए चाहे अभी मेजोरिटेरियन से भी थोड़ी दिक्कतें आती हैं, पर कोलिजन तो और ज्यादा एक, अभी कोलिजन गवर्नमेंट होती है तो नेपाल में कोई कंपनी जाके इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, मल्टीनेशनल कंपनी क्यों नहीं करना चाहती, क्योंकि जब आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पढ़ते हैं ना, वर्ल्ड बैंक की पढ़ते हैं आप, ये सब कुछ है ना, तो उसमें एक जो पैरामीटर है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी है। तो जिस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, वहां पे कोई कंपनी जाके इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि एक स्कीम आप लेके आए, उसको इम्प्लीमेंट किया, लेके ही आ जाए, उतने में आपकी सरकार गिर जाती है, फिर दूसरी आती है सरकार, फिर वो अपना थोड़ा समझने लगती है कि अच्छा ये क्या ऑफिस है क्या है, तो इतने में उनकी सरकार गिर जाती है, तो यही चलता रहता है। तो इसीलिए कोलिजन इज नॉट अ, मतलब पॉलिटिकल, थोड़ा सा यहाँ दिक्कत आ जाती है। द नेपाल कांग्रेस लेड कोलिजन माइट हैव सक्सीडेड, इसीलिए ये याद रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड आगे हम कुछ डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इंडिया के भी एंटाई हैं, तो इसीलिए मैंने ये पॉइंट डिस्कस किया यहाँ पे। अनयील्डिंग द्यूबा, द नेपाल कांग्रेस लेड कोलिजन माइट हैव सक्सीडेड हैड द्यूबा अग्रीड टू ग्रैंड बार्गेन विद प्रचंड। अगर प्रचंड की बात मान जाते द्यूबा, उनको पीएम बनने देते, तो फिर इनकी सरकार बन जाती है ना। तो और साथ ही में ओके, जो द्योबा की वाइफ है वो थोड़ी सी पॉलिटिकली इंक्लाइंड है, वो एक बेसिकली पोस्ट चाहती थी गवर्नमेंट में, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते द्योबा तो, पर ऐसा हुआ नहीं। बट द्योबा's claim to remain PM was based not just on नेपाली कांग्रेस इमर्जिंग एज, अब नेपाली कांग्रेस जो द्योबा की पार्टी है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी इमर्ज हो गई थी 89 सीट्स के साथ, तभी तो सबने इतनी जल्दी कंक्लूड कर लिया कि द्योबा विल अगेन बिकम द प्राइम मिनिस्टर, पर ऐसा हुआ नहीं। इन बैकरूम नेगोशिएशंस ही इज ऑल्सो सेट टू, और उन्होंने बैकरूम नेगोशिएशंस में ये कहा था कि मुझे वॉशिंगटन का भी सपोर्ट है, यूएस का भी सपोर्ट है और दिल्ली का भी सपोर्ट है, एंड राइटली सो। मैं बताती हूँ दोनों का ही सपोर्ट क्यों है। इससे आपको पता चल रहा होगा कि नेपाली पॉलिटिक्स में कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है यूएस और दिल्ली और चाइना, तीनों का ही। ठीक है, तो अब दिल्ली का क्यों सपोर्ट था द्योबा को, आपको याद होगा, अगर आप थोड़ा सा भी अवेयर है ना, थोड़ा सा इधर उधर सुनते हैं कुछ, अपने कान खुले रखते हैं, तो आपको ये याद होगा कि अभी बहुत रिसेंटली द्योबा आए थे इंडिया में, और वो ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं मिलके गए हमारे प्राइम मिनिस्टर से, वो आरएसएस के ऑफिस में आए थे। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे एक, ये आप कहते हैं हिंदू सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, है ना, तो वहां पे उसके ऑफिस में बेसिकली वो मिलके गए। तो दिस स्पीक्स हाईली ऑफ द पर्सनल कनेक्ट ही शेयर्स विद इंडियन एसोसिएशन। ओके, तो ये था, तो और इंडिया का सपोर्ट था, और प्राइम मिनिस्टर हमारे, और बहुत ऐसा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का उनके साथ लिंक है, जो भी, वो हमें डिस्कस नहीं करना, पर इसीलिए उनको लगा था कि अभी करंट सरकार का उनके पास कॉन्फिडेंस है दिल्ली का। ठीक है, तो हमने दिल्ली वाला डिस्कस कर लिया फैक्टर। तो वॉशिंगटन का सपोर्ट द्योबा का क्यों था, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली अभी यूएस का एक फंड प्रोग्राम है, मिलीनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन फंड, $500 मिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज, जो यूएस द्वारा इनको मिलना था। अभी इतनी सारी कम्युनिस्ट पार्टी है, अब कम्युनिस्ट पार्टी, अगेन थोड़ा सा बेसिक्स आपके लिए, अगर आप बिल्कुल ही नए हैं और आपको थोड़ा सा कम पता है आसपास का, और समय कोई बात नहीं, आपको नहीं भी पता तो धीरे धीरे जो भी मैं आज बोल रही हूँ, अगर इफ इट डजंट मेक सेंस टू यू टुडे, इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू, जैसे आप थोड़ा सा स्टैटिक पढ़ने लगेंगे, थोड़ा सा और अवेयर होना शुरू होंगे। डू नॉट वरी। ओके, तो अब जितने भी कम्युनिस्ट पार्टीज होती हैं, लेफ्टिस्ट पार्टीज होती हैं, चाहे वो भारत की ही क्यों नहीं है, तो वो यूएस को पसंद नहीं करती, बिकॉज यूएस इज अ कैपिटलिस्ट नेशन, वो लिबरलाइजेशन और ये सब वगैरह के खिलाफ हैं, वो स्टेट लेड इकोनॉमी चाहती हैं लेफ्टिस्ट पार्टीज। तो लेकिन नेपाली कांग्रेस तो सॉर्ट ऑफ आप लिबरल पार्टी कहेंगे, जो द्योबा की थी, तो इसीलिए उन्होंने ये जो यूएस का फंड प्रोग्राम था, इसको उन्होंने अप्रूव करवाने में हेल्प की, कम्युनिस्ट पार्टी के बैकलैश के बावजूद। ठीक है, तो इसीलिए वॉशिंगटन का भी इनको कॉन्फिडेंस था। इंडीड आफ्टर द रिजल्ट्स वर आउट, द यूएस एंड इंडियन एम्बेसडर्स मेट द्योबा एंड प्रचंड। इसके बाद जब रिजल्ट्स आ गए, नवंबर 20 के इलेक्शन हो गए, सब कुछ हो गया,
तो यूएस और इंडिया के जो एम्बेसडर्स हैं वो ड्योबा और प्रचंड दोनों से मिलते रहे फ्रीक्वेंटली। इस हमारा एम ये था दोनों का कि ये अलायंस बनी रहे, टिकी रहे, और ड्योबा पीएम बन जाए और प्रचंड उनको उनको छोड़ के ना जाए, ठीक है। तो इसीलिए बहुत एम्बेसडर्स जब हम मिल रहे थे यूएस और इंडिया के इन लीडर्स के साथ, तो बहुत सारे क्रिटिक्स थे जो कह रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये चाइना भी आ जाएगा फिर तो बीच में, विच शुड नॉट बी द केस। तो ऐसे अगर गवर्नमेंट फॉर्मेशन में देखिए, भारत भी तो मतलब नहीं पसंद करता ना कि हमारे पॉलिटिक्स में किसी और का इंटरफेरेंस हो। वी ऑल्सो डू नॉट लाइक इट, है ना। तो ऐसे ही किसी भी कंट्री की आम जनता को नहीं पसंद। चाइना फैक्टर देयर हैज़ बीन, अभी क्या है कि चाइना क्यों इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा कर पाया बहुत ज़्यादा, क्योंकि चाइना का कोई एम्बेसडर ही नहीं है। जब से इनका लास्ट एम्बेसडर गया है काठमांडू से, तब तक चाइना का कोई एम्बेसडर है ही नहीं नेपाल में। ओके, इनसे पहले कौन थे? हु थे। तो हु वॉज इंस्ट्रूमेंट, अब हु जो थे बेसिकली हु यांगशी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन स्टिचिंग अप द कम्युनिस्ट अलायंस ऑफ 2018, जो ओली और प्रचंडा के बीच में बेसिकली हुई थी 2018 में। वो इन्हीं की वजह से हुई थी। कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट, है ना, चाइना वाला कम्युनिस्ट भी आ गया साथ में। तो लेकिन फिर 2021 में ये गिर गई, ठीक है। तो ऐसे ही एक बारी 4 साल पहले भी इनकी अलायंस बनी थी, तब भी गिर गई थी। तो अभी न्यू चाइनीज एम्बेसडर आएंगे जब ये नई सरकार दोबारा इंस्टॉल हो जाएगी। माओइस्ट सेंटर जनरल सेक्रेटरी बरशामन पुन, who favored an alliance between the two communist parties, returned recently after spending 2 weeks in China. अभी क्या है, जो जनरल सेक्रेटरी हैं बेसिकली दो कम्युनिस्ट पार्टी, ये माओइस्ट सेंटर जनरल सेक्रेटरी जो है, माओइस्ट सेंटर किसकी पार्टी है आप जानते हैं, प्रचंड की। तो उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं 2 हफ्ते लगा के आए हैं चाइना में, तो फिर दोबारा वो वापस आए। ऑफ कोर्स ही इज ऑल्सो इन फेवर ऑफ दिस कम्युनिस्ट अलायंस। तो आप इनका भी रोल यहाँ पे देख सकते हैं कि चाइना का रोल आ गया। अब आती है प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी की बात। तो प्रेसिडेंट भी बहुत ही क्रिटिसाइज की गई हैं बहुत बार। अगर आप नेपाली पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं, तो केपी शर्मा ओली और विद्या देवी भंडारी के बीच में बहुत ही बोनहोमी है। तो थोड़ा सा फेवरेटिज्म यहाँ पे दिखता है हमें। जब केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर थे, उनके कहने पे उन्होंने कैसे असेंबली डिसॉल्व कर दी, तो ये सब कुछ हुआ बहुत कुछ। तो अभी विद्या देवी भंडारी इज ऑल्सो समवन हु सपोर्ट्स लेफ्टिस्ट फोर्सेज एंड वाज हार्डली कंफर्टेबल विद ये द्योबा और प्रचंडा की अलायंस अगर पावर में आ जाती, तो शी इज ऑल्सो हैप्पी, ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पे। ओके, एंड शी हैज ऑल्सो रिमेन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद चाइनीज डिप्लोमैट्स एंड अदर सीनियर ऑफिशियल्स इन बीजिंग ऑल थ्रू आउट। अब आपको पता चल गया कि चाइना का इन्फ्लुएंस क्या है। अब हम थोड़ा सा इंडिया के इंटरेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत के लिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि द्योबा अगर ऑफिस में आते, इट हैड बीन द हैड इट बीन सो, इट वुड हैव बीन द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर इंडिया। दिल्ली व्यूज ओली, क्योंकि ओली कौन है, केपी शर्मा ओली, ये प्रो चाइना है बहुत ज़्यादा। इसलिए जो दो कम्युनिस्ट पार्टीज आएंगी, सरकार बनाएंगी, तो फिर हमारे लिए बहुत दिक्कतें आ जाएंगी, ठीक है। अभी आपको केपी शर्मा ओली के बारे में मैं एक और बात बताती हूँ, कैसे इन्होंने एंटाई इंडिया, देखिए हर वही, जैसे मैंने आपको बताया था, हर नेशनलिस्ट लीडर यही करता है। जो आसपास वाली जो नेबरिंग कंट्री है, जिनके साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, कुछ भी कोई छोटा मोटा भी डिस्प्यूट है, उनका कार्ड खेलने, जब आपकी डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी खत्म होने लगती है और आपको इलेक्शन जीतने हैं, तो फिर एक कार्ड बच जाता है, वो नेशनलिज्म का कार्ड होता है। तो वो केपी शर्मा ओली ने भी खेला था, शी जिनपिंग भी खेलते हैं। जीरो कोविड पॉलिसी इतनी बड़ा फेलियर निकली, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, यही करते हैं ये हमारे बॉर्डर पे यूनिलैटरली स्टेटस को चेंज कर दिया, पहले गलवान में, फिर यांगसे में। तो ये सब कुछ गोज ऑन, ओके। तो अभी केपी शर्मा ओली ने भी यही किया था। उनकी डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी बहुत बेकार होने लगी, तो उन्होंने इंडिया का नेशनलिज्म कार्ड, एंटाई इंडिया, एक टाइम पे इन्होंने, अब क्योंकि आपको पता है कि अयोध्या में जो मंदिर बना है, राम जन्मभूमि मंदिर, तो बहुत सेंसिटिव है हमारे लोगों की, एक कम्युनिटी के लिए, हमारे यहाँ के बहुत सारे लोगों के लिए, मेजोरिटी के लिए आप कह सकते हैं। तो उन्होंने ये चीज़ जानबूझ के बोलनी शुरू कर दी टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज टेन्योर कि कि राम जी की जो जन्मभूमि है एक्चुअली में यहाँ पे है, वहाँ नहीं है, वी आर द ट्रू डिसेंडेंट्स ऑफ राम, एंड इस तरह की बातें उन्होंने करनी शुरू कर दी थी। तो ये जो कल्चरल शोविनिज्म, नेशनलिज्म वाला कार्ड है, ये उन्होंने इंडिया के खिलाफ खेला है, इसीलिए इंडिया sort of is not comfortable with KP Sharma Oli. After the bitterness in ties during Oli's terms in office, 2015-16 जब ओली रहे, तो हमारा तो रिश्ता नहीं सही रहा। फिर 2018 से 21 में भी नहीं सही रहा। इंडिया नेपाल रिलेशंस हैड इम्प्रूव, लेकिन जब द्योबा आए 2021 में, वी वर सॉर्ट ऑफ वेरी कंफर्टेबल विद हिम। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक पर्सनल टाई था भारत का द्योबा के साथ, स्टिल इन एन इंडिकेशन ऑफ हाउ इम्पोर्टेंट दिस रिलेशनशिप इज टू इंडिया। लेकिन अभी बात क्या है,
हमने केपी शर्मा ओली के बारे में बोला, लेकिन जो प्रचंड है वो भारत के प्रति सही है उनका रवैया, ठीक है। तो इसीलिए आप ये देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फर्स्ट फॉरेन लीडर थे प्रचंड को कॉन्ग्रेचुलेट करने वाले। हमने डिस्कस किया था कैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, कल हमने डिस्कस किया था न्यूज़पेपर में, उन्होंने बोला और रिवोक किया, कैसे दोबारा से री इन्वोक किया कि हमारा कल्चरल टाई कितना पुराना है, पीपल टू पीपल टाई, जैसे कहते हैं रोटी बेटी का रिश्ता है नेपाल और भारत के बीच में, है ना। तो उन्होंने यही चीज़ रिइटरेट की। ओके, द माओइस्ट लीडर हैज एंजॉयड इंडिया सपोर्ट सिंस, क्योंकि ये जो प्रचंड हैं उनको 2005 से ही हमारा सपोर्ट मिला है एट प्रेजेंट। लेकिन हमें दिक्कत है, ओली भी तो है अभी सरकार में, ये इन्फ्लुएंस करेंगे, वही ना, अलायंस कोलिशन की सरकार है, किसी ना किसी मुद्दे पे तो वो एंटाई इंडिया होंगे, तो कब तक प्रचंड अकोमोडेट करते रहेंगे। ओके तो इसीलिए मोरोवर मोदी अवॉइडेड मीटिंग, अभी प्रचंड क्या हुआ था, इसीलिए हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत है ये, क्योंकि द्योबा जब मिलके गए, जैसे कि इनको रेड कारपेट वेलकम मिला है एंड ऑल ऑफ दैट, ये आपको अभी मैंने रिसेंटली बताया, उसके जस्ट 2 महीने बाद प्रचंड भी आए थे, लेकिन मिस्टर मोदी सॉर्ट ऑफ अवॉइडेड मीटिंग, उन्होंने बोला स्केड्यूलिंग इशूज हैं ये वो, तो इसीलिए थोड़ा सा हमें प्रचंड को लेके reservations हैं। Among the immediate concerns would be the fate of West सेती, अभी सबसे बड़ा कंसर्न हमारे लिए क्या है, वो वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो द्योबा गवर्नमेंट ने इंडिया को अवॉर्ड किया है, लेकिन जो ओली की पार्टी है वो इसको अपोज करती है। फॉर गवर्नमेंट चैलेंजेस अहेड, अब देखिए जो नई प्रचंड ओली कोलिशन है, द फॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट विद सीलिंग, अभी देखिए सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कोलिशन की सरकार में, अलायंस की सरकार में। अब आप देखिए कैबिनेट सिर्फ 25 लोगों का बना सकते हैं, पूरे तो नहीं ना, तो पूरी पार्टी को तो बना नहीं देंगे, सारी पार्टीज आ जाओ, इतनी सारी पार्टीज मिलकर बना रही है तो सबको तो कुछ ना कुछ पोस्ट दे नहीं देंगे, लेकिन हर कोई पोस्ट चाहता है, हर कोई पीएम बनना चाहता है, हर कोई सीएम बनना चाहता है, यही होता है ना, चाहे वो भारत हो चाहे वो कहीं भी हो, पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स ही है। तो यहाँ पे भी यही होगा, जब 25 ही लोगों को बनना है तो सबसे बड़ा चैलेंज ही कोलिजन के लिए ये होता है कि अच्छा किसको हम, अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी बहुत सारे हैं, है ना, जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर किसको कौन सी पोजीशन देनी है, किस कमेटी में किसको क्या पोस्ट देनी है, ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है। विद इलेक्शंस फॉर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड की पोस्ट, यू द पार्टीज वुड हैव टू शो मोर accommodation especially in the context of the partisan roles these offices have played over the past few years. द न्यू रजीम, यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, अब ये नई रजीम आ गई है, द्योबा ने तो पास करवा दिया, ओके एंडोर्स करवा दिया मिलीनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन फंड को, जिसमें $500 मिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एड देगी यूएस इनको, ठीक है, तो वो तो हो गया। लेकिन अभी क्या है, कम्युनिस्ट पार्टीज तो इसको एक हिडन सिक्योरिटी एजेंडा कहते हैं, वो कहते हैं कैपिटलिस्ट देश है, वो आके इंटरफेयर करेंगे यहाँ पे एंड ऑल ऑफ दैट, दे आर अगेंस्ट वेलफेयरिज्म, दे आर अगेंस्ट दिस एंड दैट। तो इसीलिए इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखिए सबसे बड़ा चैलेंज ये सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा, वेस्ट सेती। ओके, टेक अ हार्ड लुक ऑन मॉस्को। इससे पहले कि हम इस आर्टिकल को डिस्कस करें, रिटन बाय डॉक्टर सी राजा मोहन, वेल नोन इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट। ओके, तो मुझे आपको एक डिस्क्लेमर देना है कि यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है, बहुत सारी चीज़ें शायद आपको थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती हैं, समझ में भी नहीं आएंगी अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बेसिक क्लैरिटी चाहिए, और थोड़ा सा आप इधर उधर इंटरनेट पे जो पढ़ते हैं ना चीज़ें, एक तो आजकल वैसे तो लोग बहुत ही स्मार्ट हैं, यूट्यूब पे आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट देखेंगे उससे लगता है कि वो इंडिया की जनता इज एक्चुअली रीडिंग एंड इस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रही हैं, तो आपको क्या पता हो। लेकिन अगर नहीं भी पता होगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी दैट आई मेक थिंग्स क्लियर फॉर यू। पर अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसकी यूटिलिटी की बात करें, तो इसीलिए मैं एक डिस्क्लेमर पहले ही देना चाहती हूँ कि आप इसको किस लेंसेज से देखिएगा, क्योंकि आप खुद से पढ़ेंगे तो आप ये समझ नहीं पाएंगे कि हम पढ़ी क्यों रहेंगे। अभी देखिए भारत क्या चाहता है, हम सेंट्रल यूरोप में अपना एक से चाहते हैं, क्योंकि यूरेशिया का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें यूरोप और एशिया है, एशिया का मेंबर हम है, यूरोप वो है, तो हम भी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। वी डू नॉट वांट टू लैक बिहाइंड। सी, एज फार एज एशियन सेंचुरी का जो कॉन्सेप्ट है, जो आप लिखते हैं अपने आंसर्स में, है ना, कि आने वाली सेंचुरी एशियन सेंचुरी होगी, तो एशियन सेंचुरी की जो पिवट्स हैं वो कौन है, चाइना और इंडिया है। अब हम तो साथ आ नहीं रहे, तो हम एक दूसरे को बैलेंस ही कर रहे हैं यहाँ पे एशिया वाले सेक्टर में। तो अगर चाइना कहता है कि एशिया का असली रिप्रेजेंटेटिव वो है, तो भारत कहता है कि हम है ना, क्योंकि एक भारत ही है जो इस जगह पे काउंटर बैलेंस कर सकता है, और ये यूएस भी जानता है, हर देश जानता है। तो यूरेशिया के कॉन्सेप्ट में भी एशिया है, और एशिया में इंडिया है, ठीक है, और यूरोप है। तो इसीलिए सेंट्रल यूरोप में भी, जहाँ पे हमारा अभी तक सेंट्रल एशिया, सेंट्रल यूरोप, हमारा फुटप्रिंट बहुत कम है, लेकिन वी आर
हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ पे इनके साथ बायलेटरल ट्रेड बढ़े, ये सब कुछ बढ़े, है ना। तो इसीलिए हम ईयू के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, वो तो खैर वेस्टर्न यूनियन वाली जगह आ जाती, वेस्ट यूरोपियन यूनियन वाली, बट जस्ट इन केस एन एक्सटेंडेड थिंग, हम उनके साथ ट्रेड नेगोशिएशंस भी कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज में मेडिकल स्टडीज परस्यू करने जाते हैं, सो दैट वे इट इज़ ऑल्सो अ कनेक्ट। तो हमारा एम यूरेशियन एंगल से हम बेसिकली इसको देखेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ये बात आप जानते हैं कि इंडिया में मिस्टर पुतिन को एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत फैन फॉलोइंग है पुतिन की, यू नो, और बहुत कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। रशिया ने इतनी बड़ी वॉर की है यूक्रेन के खिलाफ, इन्वेजन तो उन्होंने ही किया है ना। तो लेकिन अभी भी भारत में आप, मुझे नहीं पता किस साइड पे लाई करते हैं और मेरी साइड क्या है, वो भी मैं इस जगह पे बात नहीं कर रही, पर ये जो ऑथर है इस जगह क्या कहने की बात कर रहे हैं मैं वो बता रही हूँ आपको, कि क्योंकि रशिया को एक बहुत ही वाइड रेंजिंग सपोर्ट मिल रहा है भारत से, भारत के लोगों से, और पुतिन को भी। लेकिन पुतिन की जो रशिया है उसका भी क्या अथॉरिटेरियन स्टैंड है, हमें वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ शुरुआत में ही बता देना चाहती हूँ कि जो डॉक्टर सी राजा मोहन है वो थोड़ा सा यूएस की तरफ उनका बेंट है, और ये बात वो खुद ओपनली एक्सप्रेस करते हैं बहुत बार, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा यूएस का टिल्ट या फिर थोड़ा सा एंटायर रशिया स्टैंड यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो हम पहले ये डिस्कस करेंगे, लेकिन क्यों भारत को रशिया का साथ नहीं छोड़ना चाहिए वो मैं आपको अपने पास से बताऊंगी, ठीक है। ऑल्दो आई एम नो पुतिन फैन, आई एम नो बडीज फैन, बट स्टिल जो आपको एक इंफॉर्मेशन होलिस्टिक मैनर में पता होनी चाहिए, इसीलिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, दिस वीक, अभी इस हफ्ते रशिया क्या कर रहा है, अपनी 2 एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेगा। एक तो सोवियत यूनियन को की फाउंडेशन रखे हुए 100 साल पूरे हो जाएंगे। दूसरी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है रशिया, 31st एनिवर्सरी ऑफ इट्स डिसोल्यूशन। सोवियत यूनियन बने हुए 100 साल हो जाएंगे 2022 में इस हफ्ते, और साथ ही में उसको खत्म हुए 31 साल हो जाएंगे, डिसॉल्व हुए, ठीक है, जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ, ठीक है। थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से स्टार्ट होंगी 5 फैक्टर्स से, ठीक है। सो यहाँ पे बस एक थोड़ा ब्रीफ बैकग्राउंड जो आपको पता होना चाहिए, या आप अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं ये सब कुछ, तो आपको ये बात पता है कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था नवंबर 1917 में। तो फिर उसके बाद क्या हुआ था, following this revolution, the Soviet Union was proclaimed on December 30, 1922। इसीलिए इसकी फाउंडेशन को रखे 100 साल हो जाएंगे 2022 में, ठीक है, दिसंबर 30 को। Until its dissolution, अब डिसॉल्व कब हुआ था, दिसंबर 26, 1991 को। इससे पहले जो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स है, एज इट वाज कॉल्ड, अगर आपसे कभी इंटरव्यू में पूछ लिया, ऐसी बाई चांस कुछ भी पूछ लेते हैं जो उनके दिमाग में सुबह वो देख के आए होते हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ है आपकी टेस्ट करने के लिए। ऑल्दो इसके बेसिस पे ज़रूरी नहीं है कि आपको जज किया जाए, पर बहुत अच्छा है कि अगर आपको पता हो इतनी बेसिक बात कि यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जो है बेसिकली इससे पहले कहा जाता था 1991 के डिसोल्यूशन से पहले। इनका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था वर्ल्ड अफेयर्स पे। और मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, ऐसा देखिए, कोल्ड वॉर एक तरह से यूएस जीत गया, यही कहा जाता है ना, यूएसए जीत गया, लेकिन यूएसए से कहीं बड़ा इन्फ्लुएंस सोवियत यूनियन का था। सो मच सो कि जो हमारे लीडर्स थे यहाँ के, जो कांग्रेस के अंदर थे, आईएनसी के अंदर उस समय पे, वो सारे सोवियत यूनियन से ही काफ़ी प्रभावित थे, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने सोशलिज्म को अपनाते हुए किस तरह की ग्रोथ देखी, तो काफ़ी इन्फ्लुएंस था इनका, ठीक है। मॉस्को प्लेड अ डिसाइसिव रोल इन डिफीटिंग, अब मॉस्को का हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या रोल प्ले किया है। इन्होंने नाजी रजीम को, नाजी जर्मनी को हराने में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हेल्प किया है। इन्होंने काफ़ी जितनी भी रेवोल्यूशनरी और प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स हुई हैं पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड, उसमें कहीं ना कहीं इनका से है। आप याद करिए, आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट वगैरह हुई जब, तो उसको कम्युनिस्ट पार्टीज का सपोर्ट क्यों नहीं मिला था, क्यों इसलिए नहीं मिला था क्योंकि बेसिकली इनके साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूके के साथ कौन था, रशिया आ गया था, यूएसएसआर आ गया था, और यूएसएसआर को सपोर्ट करती है सारी कम्युनिस्ट पार्टीज। तो इसीलिए वो सोशलिस्ट सॉलिडारिटी के लिए उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के पे चुप रहना चूज किया था, और उसको
क्रिटिसाइज ही किया था, ठीक है, जो महात्मा गांधी ने शुरू किया था क्विट इंडिया मूवमेंट, क्योंकि यूके उनके यूएसएसआर का दोस्त था इस जगह, तो वो यूके के खिलाफ, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स थे, एक वॉर वेज नहीं करना चाहते थे या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट जैसा कुछ नहीं करना चाहते। तो मैं आपको बस ये एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ ताकि आप समझ पाएं कि इन्होंने कितनी तरह की मूवमेंट्स को इन्फ्लुएंस किया है अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। जैसे कि जो माओ अभी हमने डिस्कस की है, माओ इतनी बड़ी मूवमेंट कर पाए क्योंकि उन पे इन्फ्लुएंस है। माओइज्म तो बाद में आया ना, माओ भी तो किसी से प्रभावित थे, किससे प्रभावित थे, लेनिन से प्रभावित थे वो, ठीक है। तो इस तरह की जो पूरा चाइना है, देखिए चाइना तो चेंज ही हो गया ना माओ के बाद से ही, तो वो चाइना जो आज हम देख रहे हैं, तो रेवोल्यूशन था बहुत बड़ा, तो उसको किसने इन्फ्लुएंस किया है, कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन ने इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है। ऑफर्ड एन ऑल्टरनेटिव टू द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट मॉडल, ड्रोव एडवांटेज, बहुत सारी एडवांसेस जो ऐसा कहा जाता है। अगेन देखिए, अगर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन है ना ऐसे में कि क्राइसिस ही अपॉर्चुनिटी का सबसे बड़ा टाइम होता है, तो बिल्कुल आप उसमें लिखिए कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर एक वॉर थी, एक क्राइसिस था, कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा साइंस तो असली तभी उभर के आई। यूएसए ने कहा कि सबसे पहले हम मून पे पहुंचेंगे, यूएसएसआर ने कहा नहीं हम पहुंचेंगे, उन्होंने कहा हम ये लेके आएंगे। तो ये साइंस का जो डेवलपमेंट हुआ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वो सब कोल्ड वॉर की देन है। तो एक क्राइसिस ही अपॉर्चुनिटी की जननी है, यू कैन से, ओके, एंड शेप्ड रीजनल मिलिट्री बैलेंसेस अंटिल इट्स सडन डेथ इन 1991। ओके, अब इंडिया उन कई जगहों में से एक है पूरे संसार में जहां पे सोवियत लेगेसी है कहीं ना कहीं, और काफी स्ट्रांग थी। इन दिल्ली व्लादिमीर पुतिन रशिया, जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत में व्लादिमीर पुतिन और उनका जो रशिया है वो अभी भी उसी तरह वैल्यू किए जाते हैं। उनको सोवियत यूनियन का राइटफुल हेयर माना जाता है और एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी माना जाता है। पुतिन का जो एग्रेशन है यूक्रेन के खिलाफ, जो ब्रूटल बॉम्बिंग हो रही है, एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, सिविलियन पॉपुलेशन मर रही है, कुछ भी जो भी यूक्रेन में हो रहा है, उसने कहीं भी एक डेंट नहीं किया है हमारी इंडियन पॉलिटिकल क्लास की थिंकिंग को, जो वो क्राइसिस के बारे में सोचते हैं, ना ही आम जनता को, ठीक है। ऑल्दो इट हैज़ बीन रिलक्टेंट टू डायरेक्टली क्रिटिसाइज रशियन एग्रेशन, ऑल्दो हम रिलक्टेंट है, हमने अभी तक कंडेम नहीं किया है रशिया की एग्रेशन को, लेकिन दिल्ली को ये बात पता है। देखिए बहुत स्मार्ट यहाँ के लोग हैं, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इज द स्मार्टेस्ट ऑफ द टाइम्स। तो सबको ये बात पता है कि जो पुतिन का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है एक मिस कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। वो सोच के यही आए थे 1 महीने में वॉर खत्म, अपना इलेक्शन करवाएंगे, यूक्रेन में प्रो क्रेमलिन एक नेता बिठाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव बिठाएंगे, दैट्स इट। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी 11 महीने शुरू होने वाले हैं, 11वां महीना, एंड यू नो वॉर इज नॉट इवन सीइंग एन एंड। तो ये भारत को पता है कि पुतिन कहीं ना कहीं हैज गॉन रॉन्ग दिल्ली। और सच्ची बात यह है कि ऑलमोस्ट आइसोलेट हो चुका है रशिया, इंडिया, चाइना और थोड़े बहुत बांग्लादेश जैसे हमारे देश जो आसपास हैं, कौन ही है रशिया के साथ इस समय। तो इसीलिए इंडिया को पता है वर्ल्ड ऑर्डर हैज सॉर्ट ऑफ गॉटन चेंज्ड एंड वी विल हैव टू रिकैलकुलेट आवर मूव्स एज वेल एंड वी नो अबाउट इट। ऑल्दो हम ऑब्वियसली हम अपने आप को वीक तो प्रेजेंट नहीं कर सकते। हम कहते हैं, जैसे अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बहुत ही वाइसली ये चीज़ हैंडल की, जब उनसे बोला गया कि आप रशिया का तेल क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया कि यूरोप के से तो यूरोप तो हमसे 16 गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है, तो वाई इज इंडिया टारगेटेड स्पेसिफिकली, कैटेगोरिकली, है ना। तो ये ऑल्दो हम कर रहे हैं, पर हमें भी पता है कि ये एक दिक्कत है। इसीलिए हम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ टाइज करना शुरू हो गए हैं। हम केवल रशिया पे निर्भर नहीं रह सकते, इसराइल से, बाकी कंट्रीज से, फ्रांस, इनसे हमने अपनी डिफेंस इक्विपमेंट्स भी मंगवानी शुरू कर दी है। बट दी और साथ ही में आत्मनिर्भरता तो कर ही रहे हैं, डिफेंस इंडिजनाइजेशन। बट द इंडियन पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक कम्युनिटीज मस्ट कम टू, पर इंडियन पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक कम्युनिटीज को एक जो असलियत है वो उसको अपनाना ही पड़ेगा कि कुछ कुछ जो रशिया का हिस्ट्री है, और रशिया भी सही, इनका कहना है कि रशिया भी दूध का दूल्हा नहीं है। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स वेयर रशिया हैज बीन रॉन्ग, ओके। ऑन द लेफ्ट एंड द सेंटर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, सोवियत यूनियन हैज़ बीन व्यूड प्योरली थ्रू दी आइडियोलॉजिकल लेंस। अब देखिए क्या है, जो सी राजा मोहन है वो राइटिस्ट हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ इसलिए नहीं कि मुझे कोई मतलब है कि मैं सी राजा मोहन के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, नहीं। जब आप एक एडिटोरियल पढ़ें तो आपको समझ आना चाहिए कि आपको शायद एक व्यू पॉइंट अगर कहीं से मिल रहा है तो दूसरा भी एक व्यू पॉइंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, इनका ये कहना है कि ये भारत में क्या है, लेफ्ट विंग है, राइट विंग है और सेंटर है।
जो सेंटर और लेफ्ट विंगर्स हैं वो सोवियत यूनियन को प्योरली आइडियोलॉजिकल लेंस से देखते हैं। नेशनलिस्ट हम मानते हैं उनको, इंटरनेशनलिस्ट मानते हैं, कम्युनिस्ट, एंटाई इंपीरियलिस्ट। अभी एंटाई इंपीरियलिस्ट क्यों मानते हैं हम? अभी पुतिन ने रिसेंटली क्या कहा था इंडिया को स्पेसिफिकली मेंशन करते हुए कि इंडिया अब पुराने वाला इंडिया नहीं है। इंडिया जिसको आपने आके जो इंपीरियल्स आए और उनको उन्होंने कब्जा लिया, स्लेव बनाया, दे आर पुशिंग बैक। एंड आप जो कहते हैं कि आपका इन्वेजनरी माइंडसेट है रशिया का, तो आपने तो पूरा संसार अपने इंपीरियलिज्म के तहत लेके आया था, यूके सो कॉल्ड वेस्ट। आपने तो कितना कोलोनाइजेशन किया वो आप भूल गए। तो इसीलिए इनको एंटाई इंपीरियलिज्म का भी रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। दैट लेंस हाउएवर इज डिटैच फ्रॉम द हिस्ट्री। लेकिन ये जो लेंस है इनको हम नेशनलिस्ट महान जो मानते हैं, एक बात हम देखना भूल जाते हैं कि रशिया की हिस्ट्री और जो इसका जो थोड़ा सा और आप कह सकते हैं प्रमाइस है, वो भी सही नहीं है कहीं ना कहीं। विद इन द स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी द कॉन्विक्शन दैट रशिया इज इंडियाज बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर लीव्स। और हमें ये चीज़ देखिए कहीं ना कहीं सबको पता है कि आपको याद होगा, अब मुझे नहीं पता कि आपने कब से आप प्रिपेयर कर रहे हैं या क्या है, आई डू नॉट नो। पर एक बहुत समय पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया गए थे, तो उन्होंने ऐसे बोला था कि भारत में आप बच्चे बच्चे और बूढ़े बूढ़े से जाके अगर पूछेंगे तो कि हमारा दोस्त कौन है, तो वो रशिया जवाब देगा। सो ये हम सबको पता है और कहीं ना कहीं एक जो जनरल कंसेंसस है वो रशिया की तरफ ही है, ठीक है। तो इसीलिए फिर हम रशिया को क्वेश्चन करते ही नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है उसने डोमेस्टिकली वो अथॉरिटेरियन है, ऑटोक्रेटिक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो गंदा रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से, वो हमारा दोस्त है और बात खत्म। तो लेकिन 5 फैक्टर हैं जो हमें एक ग्रेटर डेप्थ एनालिसिस, अगर हमें दिल्ली का जो रशियन डिस्कोर्स है उसको कंसिडर करना चाहिए 5 फैक्टर्स, ताकि हम एक होलिस्टिक डिस्कोर्स कर सकें। ओके, वन इज रिलीजियस एंड, अभी देखिए क्या है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसीलिए मैं इसको बहुत ब्रीफली डिस्कस करूंगी कि जो पुतिन है, अभी तो पुतिन वाली रशिया चल रही है, रशिया के जो पुतिन है वो सदैव के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन वो संविधान ही चेंज कर देते हैं कि प्रेसिडेंट 2 बार ही बन सकते हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो फिर वो संविधान चेंज करके अमेंडमेंट करके प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो अब वो हमेशा के लिए आप कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट बन गए हैं वहाँ के। तो अब लेकिन जो पुतिन है वो उनका रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के साथ एक बहुत ही बड़ी एफिनिटी है, और वो बेसिकली काफ़ी एक रिलीजियस इन्फ्लुएंस है पुतिन का अपने कंट्री में, और साथ ही में चर्च को भी, क्रिश्चियनिटी एक बहुत ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी अपने वहाँ पे रूटेड है रशिया में। तो इसीलिए ये जो यूक्रेन के खिलाफ वॉर हो रही है ये होली वॉर कंसिडर की जाती है, चर्च भी यही प्रोनाउंस करते हैं बार बार जब भी वॉर को डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है रशियन नेशनलिज्म एक होली वॉर की तरह इसको लड़ रहे हैं, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं था, बाकी चीज़ें तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि समझना पड़ेगा कि रशिया क्यों ऐसा कर रहा है और कैसे उसको सपोर्ट मिल रहा है रशिया के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से, ठीक है। सेकंड फैक्टर क्या है, द इंडियन डिबेट दैट हैज लॉन्ग व्यूड रशिया एज एंटाई इंपीरियलिस्ट इज रिलक्टेंट टू एंगेज विद मॉस्कोज ओन इंपीरियल हिस्ट्री। तो मॉस्को की भी एक इंपीरियल हिस्ट्री रही है। इफ मॉस्कोज यूरोपियन पियर्स कैप्चर्ड, अगर मॉस्को के जो यूरोपियन जिनके बारे में दोस्त ये बात कर रहे थे, चाहे वो यूके है, चाहे वो पोलैंड है, चाहे वो पुर्तगाल है, ये सारी कंट्रीज ने, स्पेन है, अगर कॉलोनीज कैप्चर की हैं अफ्रीका में, एशिया में या कहीं और, तो रशिया ने भी तो एक्सपेंशन किया है ओवरलैंड, ठीक है। तो जो सोवियत यूनियन आया, ओके अभी कैसे ओवरलैंड एक्सपेंशन की है, तो अभी मैं आपको बताती हूँ, यू विल गेट टू नो अबाउट इट इन अ मिनट। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन क्लेम्ड अ स्पेशल रोल इन डायरेक्टिंग रेवोल्यूशंस इन अदर कंट्रीज। जैसे बताया बहुत सारी रेवोल्यूशन जो हुई है चाइना में हुई है, ये सारी इसमें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस सोवियत यूनियन का रहा है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत रशिया इंसिस्टेड दैट फेलो कम्युनिस्ट पार्टीज हैड ओनली लिमिटेड सॉवरेनिटी। तो यही यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी आप अगर किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट या फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बस सीपीआई है ना, जानते हैं अगर भारत की इनके बारे में, तो आप यूजुअली इनको क्रिटिसाइज किया जाता है जो राइटिस्ट पार्टीज हैं उनके द्वारा कि आप चाइना और रशिया इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। चाइना चाइना बार बार इनको बोला जाता है, चाइना चले जाओ, चाइना चले जाओ, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि कम्युनिज्म का एक कॉन्सेप्ट है, ये नेशनलिज्म में बिलीव नहीं करते, ये इंटरनेशनलिज्म में बिलीव करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो मार्क्सिज्म है उसका प्रमाइस ये है कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब सारे वर्ल्ड के जो वर्कर्स हैं, दे यूनाइट एंड दे हैव नथिंग टू लूज बट देयर चेन्स।
तो बॉर्डर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सब एक ही लिमिटेड सॉवरेनिटी है ना कम्युनिस्ट लोगों की। तो ये तो जो भी कम्युनिस्ट देश है या फिर कहीं पे भी कम्युनिस्ट एक फैक्शन है तो उनकी लिमिटेड सॉवरेनिटी है, और इसी के चलते इन्होंने चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, अफगानिस्तान, यहाँ पे इन्होंने अफगानिस्तान में इन्वेजन किया 1979 में। ये चीज़ तो हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और ये लिमिटेड सॉवरेनिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है यही वो अपनाते हैं पुतिन। रशियन मीर जो वो बनाना चाहते हैं, रशियन वर्ल्ड जो बनाना चाहते हैं, जिसमें बेलारूस होगा, यूक्रेन होगा, और रशियन स्पीकिंग पीपल जहाँ भी रहते हैं वो रशिया है। बाकियों की लिमिटेड सॉवरेनिटी है, रशिया की पूरी सॉवरेनिटी है, ठीक है। अमंग द फ्यू आउटसाइड द वेस्ट हु सॉ द इंपीरियल डायमेंशन ऑफ द सोवियत यूनियन वाज चाइनाज। और इसीलिए जो चाइना के माओ थे, जो एक टाइम पे सोवियत यूनियन से ही इम्प्रेस थे, उनको ये चीज़ समझ आ गई कि रशिया खुद भी इंपीरियल है, तभी तो हर जगह रेवोल्यूशन करवाता जाता है। तो इसीलिए उन्होंने ये चीज़ प्रोक्लेम कर दी थी काफ़ी ऑफिशियली कि रशिया इज एन imperial power. Mao had not forgotten the persistent tension between the Chinese and Russian empires, pro China communist. तो इसीलिए एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चाइना और रशिया एक समय पे माओ वाले टाइम पे दुश्मन हो गए थे, ठीक है। क्योंकि रशिया को ये सोशल इंपीरियलिस्ट बनाने लगे थे माओ। तो अगर आज जो आपको रशिया चाइना साथ आते दिख रहे हैं, ये बस एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक रूल है कि देयर इज नो फ्रेंड, नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट एनिमी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सब कुछ नेशनल इंटरेस्ट होता है, भारत के केस में भी, हर किसी केस में। अभी यूएसए थोड़ा ना हमारा दोस्त है, बिल्कुल भी नहीं। यूएस तो हमेशा से पाकिस्तान का दोस्त रहा है, आप पास्ट उठा के देखिए। वो तो आज बाय चांस इनकी इकोनॉमिक नंबर 1 पोजीशन खतरे में है यूएस की, और उनको पता है कि चाइना नंबर 1 बन जाएगा, इसीलिए चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए भारत ही है। तभी हमें भी प्रोवोक करते रहते हैं कि देखिए आपके बॉर्डर पे बार बार एलएसी स्टैंड ऑफ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आप लड़िए। तो ये इनका एक तरीका है, इनको कोई मतलब नहीं है वैसे खास भारत से भी। और ये चीज़ इसीलिए मैं जो अपना पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हम कह देंगे बिल्कुल हमें वेस्ट की तरफ टिल्ट हो जाना चाहिए और हमें रशिया को छोड़ देना चाहिए, ये इसीलिए गलत है क्योंकि वेस्ट किसी का भी सगा नहीं है, एंड द हिस्ट्री स्पीक्स अबाउट इट। आप हिस्ट्री उठा के देखिए, इनके लिए इनकी प्रॉब्लम्स, जैसे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी कहा है, हम बहुत सारे एडिटोरियल्स में भी पढ़ चुके हैं, देयर प्रॉब्लम्स शुड बी द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स बट एनीबडी एल्सेस प्रॉब्लम इज नेवर देयर प्रॉब्लम। तो यही इनका, और ये चीज़ इंडिया बहुत अच्छे से जानता है। अभी अफगानिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान का एक रीजनल समिट हुआ, यूएस ने करवाया, मॉस्को ने करवाया, इधर उधर हो रहा था, ठीक है, तालिबान के टेक ओवर से पहले। तो रीजन में तो हम भी आते हैं ना, सिर्फ पाकिस्तान और ईरान क्यों थे उसमें? तो वाई वॉज नॉट इंडिया देयर, जो यूएस ने समिट बिठाया। लेकिन मॉस्को को ये बात पता है, मॉस्को कैन नॉट लीव अस, दे हैव नेवर लेफ्ट। अब उनका क्या इसमें स्वार्थ रहा है, कुछ भी रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दे हैव बीन आवर फ्रेंड्स, इसमें कोई झूठ वाली बात ही नहीं है। तो मॉस्को ने हमें इनवाइट किया, रीजन में हम भी तो आते हैं। तो ये तरह के जो डिफरेंसेस हैं, जो डिग्निफाइड पोजीशन मॉस्को ने हमेशा हमें दी है, वी कैन नॉट फॉरगेट ऑल ऑफ दैट। और यही सबसे बड़ी बात है, जो मेरा पॉइंट आपकी तरफ था और जो हमने काफ़ी एडिटोरियल्स में पहले भी देखा है। ओके, तो ये यहाँ पे लिखा है, इन स्पीच अर्लियर दिस ईयर पुतिन डिनाउंस्ड लेनिन फॉर, ओके, फोर्थ इज एंड्योरिंग ऑटोक्रेटिक इम्पल्स। अब ऑटोक्रेसी क्या होती है? ऑटोक्रेसी अगर आपको नहीं पता तो कम ही लोगों के हाथ में पावर का कॉन्सेंट्रेशन होना इज ऑटोक्रेसी, ठीक है। तो रशिया में कहीं ना कहीं यही फॉलो होती है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है कि रशिया के पास्ट में हमें ये भी कंसिडर करना चाहिए, द रशियंस बिलीव दैट द ज़ार वाज जस्ट अ रूलर। तो आप जब रशिया वाला बॉल्शेविक रेवोल्यूशन वगैरह पढ़ते हैं तो आप ज़ार के बारे में भी पढ़ते हैं। तो ही वाज जस्ट अ रूलर हु वुड, ओके, द फ्रीक्वेंट बट अनसक्सेसफुल एफर्ट्स एट पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन। तो देखिए, अगर आप पुतिन के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं ना, तो इन पे बहुत सारी रिसर्च अवेलेबल है, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। तो उसमें यही बताया गया कि पुतिन वो ज़ारिस्ट टाइप ऑफ रूलर ही है, ठीक है, वही बनना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। फिफ्थ इज द आइडिया दैट रशिया हैज़ नो बॉर्डर्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताना चाहती थी। एक बारी थोड़े ही साल पहले पुतिन ने एक ज्योग्राफी स्टूडेंट्स बैठे हुए थे एक जगह पे, उनके साथ बातचीत करते हुए उनसे ऐसी एक रिटोरिकल क्वेश्चन पूछा कि रशिया के बॉर्डर खत्म कहाँ होते हैं। तो उन्होंने फिर खुद ही उसको आंसर कर दिया कि कहीं भी नहीं, nowhere, they do not end anywhere। तो इसका मतलब क्या है कि आपका इंपीरियल ही तो इंटेंशन है ना। बट मोर सीरियसली, द लैक ऑफ डिफेंसिबल बॉर्डर्स फॉर द वास्ट टेरिटरी इट होल्ड्स हैज़ बीन अ परसिस्टेंट कंसर्न फॉर रशिया ओवर द सेंचुरीज। ओके, अब रशिया का एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। रशिया का एक जोग्राफिकल कंस्ट्रेन है, रशिया चाहे तो लिबरल डेमोक्रेटिक बन सकता है पर वो नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वो जहाँ पे बचा हुआ है वहाँ ठंड बहुत है।
ओके। और इतनी ज़्यादा स्नो है, जो पोर्ट्स हैं आपके वो जमे रहते हैं, फंक्शनल है नहीं। और आपको हॉट वाटर पोर्ट्स चाहिए, ठीक है, तो वो यूक्रेन वगैरह के पास है, क्राइमिया है ना, ये आसपास है। तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक्सपैंड करना ही पड़ेगा, आपको इन्वेड करना ही पड़ेगा। मतलब सही नहीं है, पर मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ट्रेड तो उनको भी करना है ना, हुआ तो वो भी करते थे एक समय पे, सुपर पावर। तो ट्रेड ही नहीं हो पाएगा, वो मार्केट ही नहीं मिल पाएगी अगर आप एक्सपैंड नहीं करेंगे खुद को। तो ये एक जोग्राफिकल कंस्ट्रेन है, और इसीलिए मैं आपको ये थोड़ा सा एडिशनल यहाँ पे चीज़ बताना चाहती थी। द आइडिया ऑफ सिक्योरिंग रशिया थ्रू अ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ओके, ऑल ऑफ दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हम इंडिया का डायमेंशन देख लेते हैं। Although the ideas of territorial sovereignty and strategic autonomy come naturally to Delhi's discourse, the Indian foreign policy community has had little sensitivity to the demands for freedom from Russian domination in Central Europe. That in turn can be explained by the fact that independent India tended to view East and Central Europe through the eyes of Moscow. तो देखिए, हमें पता है कि मॉस्को ने कितना इंपीरियलिज्म, कैसा उनका इंटेंशन रहा है, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, बाकी अफगानिस्तान और अब यूक्रेन, तो ये सारे सेंट्रल यूरोप के एरिया के आसपास हैं। तो हमें आज तक कभी ऐसा कंसर्न फील हुआ ही नहीं सेंट्रल यूरोप के लिए, क्योंकि हम हमेशा मॉस्को के लेंसेज से सब कुछ देखते हैं, क्योंकि हम मॉस्को के दोस्त रहे हैं। एज द ट्रैजिक रशियन वॉर, ओके, अब क्योंकि 11 महीने हो गए हैं और हम फाइनली, अब पुतिन का ये कहना है कि हम नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं, शायद डिप्लोमेसी दोबारा आ जाए। इट शुड रोप इन reconciling Russian security concerns with those of Ukraine and its Central European neighbors will be hard. The concerns and convictions on both sides are strongly. इंडिया का जो इंटरेस्ट है रशिया में बहुत सारा है, पर हमारे सेंट्रल यूरोप में तो नए स्टेक्स हैं, वहाँ पे भी तो हमें एक्सपैंड करना है। जब भारत चाहता है कि हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड है, जिसमें वेस्ट एशिया आता है, सेंट्रल एशिया आता है, तो फिर सेंट्रल यूरोप भी तो आता है। तो अगर हमें वहाँ पे एक वी हैव टू एक्सपैंड, क्योंकि हम यूरेशिया का पार्ट बनना चाहते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं सेंट्रल यूरोप के जो कंसर्न्स हैं रशिया के खिलाफ, वो भी काउंट करने पड़ेंगे अपनी फॉरेन पॉलिसी में। तो बेसिकली ये जो कहानी थी वो समझानी इतनी ही थी एंड में, कि सेंट्रल यूरोप के भी कंसर्न्स हमें देखने पड़ेंगे इफ़ वी सो विश कि सेंट्रल यूरोप में भी हमारा फुटप्रिंट हो, उनके साथ में भी हमारा बायलेटरल ट्रेड हो। मोदी जेलेंस्की टॉक 10 days आफ्टर पुतिन स्पोक टू पीएम। तो बेसिकली 10 दिन ही हुए हैं जब प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन ने बात की थी। तो अब फाइनली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ़ोन कॉल पे बात की है यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ। तो जेलेंस्की ने बोला है कि हमें भारत का सपोर्ट चाहिए 10 पॉइंट पीस फॉर्मूला पे, जो मैंने यूएस को अभी इसी हफ्ते जाके बताया था, ये जेलेंस्की ने कहा है। तो ये बेसिकली और देख लेते हैं जेलेंस्की ने क्या ट्वीट किया है। उन्होंने बोला दैट आई हैड अ फोन कॉल विद पीएमओ इंडिया नरेंद्र मोदी, और मैंने उनको विश किया कि G20 presidency you should be holding it successfully, or it was on this platform that I announced the peace formula and now I count on India's participation in its implementation। और साथ में उन्होंने थैंक भी किया इंडिया को हमारे ह्यूमैनिटेरियन एड, मेडिसिन और जो भी हमने सपोर्ट किया है यूनाइटेड नेशंस में। हमने वैसे इनको क्या ही सपोर्ट किया है, हमने तो हर बार एब्सटेन किया है, पर एक सपोर्ट जो काफ़ी एक आप कह सकते हैं शॉक कर दिया था इंटरनेशनल कम्युनिटी को, उसमें जब हमने फेवर में वोट कर दिया था। अब वो वोट कुछ भी नहीं था, वो वोट बस इतना था, भारत ने उसको जस्टिफाई कैसे किया एंड राइटली सो, वो वोट बस इतना, वो रेजोल्यूशन बस इतना चाहता था कि जेलेंस्की को वर्चुअली बात करने का मौका दिया जाए यूनाइटेड नेशंस पे। तो उस पर हमने फेवर में वोट किया, और हमने एक्सप्लेन किया कि भारत का स्टैंड हमेशा से यही रहा है कि डिप्लोमेसी और नेगोशिएशन के साथ ये चीज़ सॉल्व होनी चाहिए। तो रशिया लेकिन का ये स्टैंड था कि नहीं, अगर जेलेंस्की को बात करनी है तो फिजिकली यहाँ आए और बात करें, नहीं तो अपने किसी एम्बेसडर वगैरह को भेजे फिजिकली और यहाँ पे बात कर ले अपनी जो भी बात रखनी है। तो इंडिया का ये था कि इट्स फाइन, आफ्टर ऑल डिप्लोमेसी, नेगोशिएशन इज नेगोशिएशन, इट शुड वर्चुअली हो रहा है, फिजिकली हो रहा है, डजंट मैटर। तो एक ही बार ऐसा हुआ है कि जब हमने इनके सपोर्ट में वोट किया होगा। इस फॉर्मूला कॉल्स फॉर, ओके, ये जो 10 पीस फॉर्मूला, 10 पॉइंट पीस फॉर्मूला कह रहे हैं, इसमें क्या क्या है कि रशिया अपनी ट्रूप्स को विड्रॉ कर ले यूक्रेन से, प्रिजनर ऑफ वॉर जो है उनको रिलीज कर दे, रशिया की जो यूक्रेन की टेरिटरी है उसकी इंटीग्रिटी उसको मेंटेन करें, न्यूक्लियर सेफ्टी, जो ज़ैपोरिजिया जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उस पर शेलिंग बॉम्बिंग नहीं होनी चाहिए, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी होनी चाहिए, जो ब्लैक सी में ब्लॉकेट कर देता है रशिया वो नहीं होना चाहिए, ग्रेन्स पहुंचनी चाहिए जहाँ पहुंचनी है, ठीक है।
Okay, so since February 24, New Delhi has provided 12 consignments totaling 99.3 tons of humanitarian assistance to Ukraine and neighboring countries, जिसमें blankets है, medicines है, medical equipment है. ओके तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या बोला है हम ब्रीफली वो भी देख लेते हैं, जिसके बाद वी विल स्विच टू द हिंदू. ओके तो ऐसे ही हमने भी कंफर्म किया, भारत ने भी कंफर्म किया दैट वी एक्चुअली टॉक्ड, और हमने बोला कि हमने ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट पे अपने व्यूज़ एक्सचेंज किए, और हमने स्ट्रांगली रियटरेट किया है कि हम इमीडिएटली सेसेशन चाहते हैं, हॉस्टिलिटीज़ का, जो भी ये दिक्कतें हैं इट शुड कम टू एन एंड एज सून एज पॉसिबल. ओके डायलॉग हो, डिप्लोमेसी हो, एक लास्टिंग सोल्यूशन वहीं से आ सकता है, ये हमने कहा है. और हमने किसी भी तरह के पीस एफर्ट को सपोर्ट दिया है. और साथ ही में अभी देखिए 10 पॉइंट पीस फॉर्मूला को डायरेक्टली तो नहीं बोला हमने, किसी भी तरह के पीस कमिटमेंट पे अपना बेसिकली दिखाया है सपोर्ट. ओके और साथ ही में एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि वो एक समिट करने वाले हैं जेलेंस्की, क्योंकि अभी क्या है एक साल हो जाएगा, एनिवर्सरी हो जाएगी पूरे इस इन्वेजन की. फेबररी में बेसिकली फेबररी 24 को हुआ था इन्वेजन शुरू, तो इसीलिए क्या होगा कि पूरी एनिवर्सरी हो जाएगी, और वो समिट चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में ही हो, जो एंटोनियो गाटर्स हैं सेक्रेटरी जनरल, उन्हीं के सपोर्ट के साथ हो, जिसमें बेसिकली इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस 10 पॉइंट पीस फॉर्मूला को. तो ये सारी चीज़ें बेसिकली होंगी. लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फेबररी. वी होप कि फेबररी से बहुत पहले ये सब कुछ ख़त्म हो जाए, लेकिन इसमें भी यूक्रेन ये चाहता है कि इससे पहले कि हम बेसिकली रशिया को भी इनवाइट करें कि वो भी आए. यही दिस आर्टिकल वाज द वन आई वाज टॉकिंग अबाउट. यूक्रेन फॉरेन मिनिस्टर ऑन मंडे सेड हिज गवर्नमेंट वाज एमिंग टू हैव अ पीस समिट बाय द एंड ऑफ फरवरी. जब प्रेफरेबली, अभी श्योर नहीं है कि यूनाइटेड नेशंस में ही होगा कि नहीं, बट वी प्रेफर इट, ऐसा यूक्रेन ने कहा है. तो लेकिन उन्होंने बोला है हम रशिया को सिर्फ तभी इन्वाइट करेंगे इस पीस समिट में, इससे पहले को वो एक वॉर क्राइम्स ट्राइब्यूनल को पहले फेस करके आए, क्योंकि उन्होंने जो वॉर क्राइम्स किए हैं, रेप्स हुए हैं, जो थ्रेट्स हुए हैं, जो सिविलियंस को किल किया है एंड ऑल ऑफ दैट, उसके लिए पहले एक ट्राइब्यूनल बनाए और उसमें उनको ट्रायल चले और उनके खिलाफ जो भी है कॉम्पनसेशन वगैरह वो देंगे, जो भी कुछ होगा उसके बाद पीस समिट में वो आ सकते हैं. Okay, Ukraine would do whatever it can to win the war in 2023, adding that diplomacy. अब इन्होंने कहा है कि हम डिप्लोमेसी को समझते हैं कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि हर वॉर एक एंड हुई है डिप्लोमेटिक वे में ही, और इसके अलावा क्या ही तरीका हो सकता है. या तो आप बैटल फील्ड में जीत जाओ, या फिर आप नेगोशिएटिंग टेबल पे आओ और कोई सोल्यूशन निकालो, मध्यम मार्ग जिसे हम कहते हैं. तो यही दो तरीके हैं, या तो फिर ये 2023 में जीती जाएं, या तो नेगोशिएटिंग टेबल पे उससे पहले ही बैठ जाएं ताकि और लॉस ना हो. She urges officials to take steps to protect lives as China battles COVID wave. तो बस इसमें इतना ही कि शी जिनपिंग ने पहली बारी इस तरह का एक चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अर्ज्ड ऑफिशियल्स, उन्होंने ऑफिशियल्स को बोला है कि अब प्लीज़ आप लाइव्स को प्रोटेक्ट कीजिए, जो भी स्टेप लेना पड़े लीजिए. ये उनका फर्स्ट पब्लिक रिमार्क है कोविड-19 का, ये जो डेवास्टेटिंग सिनेरियो हम चाइना में देख रहे हैं. ओके having mostly cut itself from the rest of the world. Okay, this is not important. Studies have estimated that around 1 million people could die over the next few months, and this is huge. Okay, many in the population are now, अभी मेडिसिन शॉर्टेज होनी शुरू हो गई है, मेडिकल फैसिलिटीज ओवरवेलम होनी शुरू हो गई हैं, तो बहुत दिक्कतें आ रही हैं. और इन्होंने अगेन ये काफ़ी नेशनलिस्ट चीज़ें बोलते हैं शी जिनपिंग अपने लोगों के लिए, जब भी ऐसा पब्लिक रिमार्क आता है तो उन्होंने बोला है कि हमें एक पेट्रियोटिक हेल्थ कैंपेन को लॉन्च करना है टारगेटेड वे में. वी शुड फोर्टिफाई अ कम्युनिटी लाइन ऑफ डिफेंस फॉर एपिडेमिक प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड इफेक्टिवली प्रोटेक्ट पीपल्स लाइफ, सेफ्टी एंड हेल्थ. तो देखिए अभी ऐसा भी चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं. चाइना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आपको याद होगा, तो ट्रंप ने क्या कहा था कि चाइना ने लैब में इंजीनियर किया है ये कोरोना को, और फिर उनका ये प्लान है कि वो बाकी कंट्रीज को, क्योंकि वुहान में जो हुआ सो हुआ, वहाँ पे इतना डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ था स्टार्टिंग में, उसके बाद बाकी कंट्रीज में बहुत डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो गया था कोविड-19 की वजह से. तो ट्रंप का ये कहना था, और इसको आप हैरान होंगे कि इंडिया ने भी सपोर्ट किया था, नॉट एक्चुअली द कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, पर हमने, ऑस्ट्रेलिया ने, बाकी सारी कंट्रीज ने, यूरोप की, सब ने बोला था कि ठीक है एक इन्वेस्टिगेशन होने में क्या ही हर्ज है. तो इन्वेस्टिगेशन तो एक WHO की ग्रुप द्वारा, टीम द्वारा होना चाहिए चाइना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में, कि क्या एक्चुअल में इन्होंने बाकियों को, पूरे वर्ल्ड को गरीब करके या जो भी परेशान करके
ये इंजीनियर किया है, लैब लीक हुआ है, क्या हुआ है, ये एक चाइना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी। अब एक और चाइना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी 2.0 आ गई है। वो क्या है, वो अभी रिसेंटली यहाँ पे 1 मिलियन लोगों की जान जाएगी, ये एस्टिमेट किया जा रहा है। अब कहीं लोग इसमें ये कह रहे हैं कि, अगेन मैं आपको वो जो पब्लिक फोरम में चल रहा है वो बता रही हूँ, कई लोग इसमें ये कह रहे हैं कि चाइना की खुद की कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि जितने लोग चाइना में मर रहे हैं अभी तक, और ये डेटा कह रहा है, डेटा तो वैसे इन्होंने रिलीज करना बंद किया, पर अभी तक जो रिलीज हुआ है कि सारे वेटरन्स, सारे ओल्ड लोग ही मर रहे हैं। अभी चाइना में क्या है, आपको याद होगा कि चाइना इज बिकमिंग ओल्ड बिफोर इट इज बिकमिंग रिच, है ना। तो अमीर होने से पहले ये लोग बेसिकली बूढ़े होने शुरू हो जाएंगे, वर्क फोर्स तो यंग ही चाहिए, तो दे वांट टू वाइप आउट द ओल्ड पॉपुलेशन। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी 2.0 कहती है। तो दैट इज वाई ये कुछ हुआ है या क्या हुआ है, अभी किस तरह की कॉन्स्पिरेसी है, ये पॉसिबल भी है कि नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अभी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में रैशनलिज्म के साथ साथ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी इमर्ज होती हैं, ठीक है। NCPCR warns NGOs over depiction of vulnerable child for fundraising। तो इसमें क्या है, NCPCR ने बेसिकली जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जिस पे आपको बहुत अच्छा मैटर प्रिपेयर करके जाना है इस बार, क्योंकि चाइल्ड के ऊपर अडॉप्शन, ये वो सब कुछ बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक डायरेक्टिव इशू किया है NGOs को कि आप बेसिकली नहीं डिपिक्ट कर सकते वल्नरेबल चिल्ड्रन को। ओके तो ये एक एथिकल इशू भी है, अगर कोई एथिक्स का क्वेश्चन आता है तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। 2013 में एक कैंपेन लीड किया गया था यूके बेस्ड एनजीओ द्वारा। उस एनजीओ का नाम है सेव द चिल्ड्रन। ओके तो इस कैंपेन का नाम था खुशी। अब इसमें उन्होंने फीचर किया एक 12 महीने की बेबी को, जो लाए कर रहे थे अपने हॉस्पिटल के बेड पे माल न्यूट्रिशन से ग्रस्त, और राजस्थान के एक हॉस्पिटल में द बेबी वॉज देयर। द बेबी वॉज वीडियोग्राफ्ड एज अ हेल्पलेस एंड नीडी चाइल्ड विद द कैमरा जूमिंग इनटू क्लोजअप ऑफ अ फेस। उसकी फेस पे बिल्कुल क्लोजअप करते हुए, आईज एकदम हेल्पलेसनेस से जैसे देख रही थी, तो वैसे उसको डिपिक्ट किया गया कि बिल्कुल ही लाचार बच्चा है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी फिर नैरेटर जो है कैंपेन का, वो डिस्क्राइब करते हैं कि मान लिस्ट चिल्ड्रन, आप उनको 500 रुपये अगर डोनेट कर देंगे तो यू कैन मेक अ डिफरेंस। तो ऐसे ही बहुत सारे आनंद कैंपेन है, इसमें भी ऐसा ही हुआ है कि रिब्स बिल्कुल बाहर स्किन से आ रही हैं, इस तरह से दिखाया गया माल न्यूट्रिशन को। तो ये सारी चीज़ें डिपिक्ट की हैं, और डायरेक्टिव में ये कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले तो कंसेंट होना चाहिए, उसके बाद कंसेंट के बाद भी यहाँ पे आप इस तरह से वल्नरेबल लोगों को डिपिक्ट करेंगे, बच्चों को, तो ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के खिलाफ जाता है अगर आप ऐसे एडवर्टीजमेंट करेंगे माइनर चिल्ड्रन को। ओके तो ये भारत के भी बहुत सारे एक्टिविस्ट ये कहते हैं कि देखिए जी हाँ, गरीबी, मालन्यूट्रिशन सब कुछ है, पर दे टू लाफ, दे टू स्माइल, दे टू आर हैप्पी। तो आप इतना वल्नरेबल नहीं दिखा सकते कि भारत को ही आप बाहर प्रेजेंट कर रहे हैं तो ऐसा जा रहा है कि गरीबी ही है यहाँ पे, बस चौल ही है यहाँ पे बस। तो ये सारी चीज़ें, और साथ में इन सारी चीज़ों को भी हटा दे तो चाइल्ड राइट्स, है ना, ये दिक्कत है। ओके कंसेंट वाला यहाँ पे बात है। ऐसे ही यूनिसेफ की एथिकल इमेजरी, एथिकल इमेजरी एक बहुत बड़ा एथिक्स का आपका क्वेश्चन बन सकता है आने वाले टाइम में, कि आप खड़े हुए किसी की भी फोटो ले रहे हैं मार्केट में, तो क्या वो अलाउड है कि नहीं, कंसेंट लेते हैं कि नहीं, ये चीज़ें इमर्ज कर रही हैं, ठीक है। तो यूनिसेफ में भी क्विक स्टेप्स हैं एथिकल इमेजरी को लेके। तो अगर आप किसी बच्चे की फोटो खींच रहे हैं तो आप खुद से पूछिए कि क्या आप अपने बच्चे को ऐसे पोर्ट्रे करना चाहेंगे जैसे आप दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। इट ऑल्सो वॉन्ट्स, और आप बिल्कुल ही एक्सट्रीम हैप्पी और ऐसे नहीं दिखा सकते, क्योंकि आप बिल्कुल ही बच्चों को सिर्फ हैप्पी हैप्पी दिखाते रहेंगे हर फोटो में, क्यूट ही दिखाते रहेंगे, तो हर लाइफ का अपना एक कॉम्प्लेक्सिटी है, वैसे ही चिल्ड्रन की लोगों की लाइफ की भी। तो आप वो कॉम्प्लेक्सिटी को देखिए, कोई चीज़ फ्लैट नहीं हो सकती। लाइफ हो, कोई एक इवेंट है, कोई एक रायट है, कोई एक मूवमेंट है, नथिंग इज फ्लैट, एवरीथिंग इज कॉम्प्लेक्स। अगर कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, सब कुछ मिक्स्ड बैग होता है। तो वैसे ही यूनिसेफ का ये एथिकल इमेजरी का स्टैंड है। एक्सपेडिट क्लासिफिकेशन ऑफ नोमैडिक ट्राइब्स इन कोटा लिस्ट, पैनल टेल्स सेंटर। तो जो पार्लियामेंट्री पैनल है ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उन्होंने बोला है यूनियन गवर्नमेंट को कि आप इतना डिले मत कीजिए, आप कैटेगराइज करिए 260 से ज़्यादा जो डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं जल्दी से, क्योंकि अगर आप उन्हें क्लासीफाई कैटेगराइज नहीं करेंगे तो जो सीड स्कीम है, जो स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs, डी नोटिफाइड ट्राइब्स वगैरह की बात की गई है यहाँ पे, उनको अपना ड्यू शेयर नहीं मिल पाएगा, जिनके लिए 200 करोड़ एलोकेट किया गया है 2021-22 से 2025-26 के लिए, ठीक है। तो इनको ये बेसिकली आप जल्दी जल्दी करनी। डी नोटिफाइड ट्राइब्स क्या होती हैं, देखिए पहले तो नोटिफाइड ट्राइब्स क्या होती हैं। ब्रिटिशर्स ने अपने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत
कहीं ट्राइब्स को नोटिफाई किया हुआ था कि ये बॉर्न क्रिमिनल है, ये क्रिमिनल ही है, ठीक है। तो ऐसे कि ये चोरी ही करते हैं ये सब वगैरह। तो इसीलिए जैसे हम आज़ाद हुए हमने इनको नोटिफाइड ट्राइब्स को डी नोटिफाइड ट्राइब्स किया, ठीक है। तो हमने नोटिफिकेशन से डी नोटिफाई कर दिया। तो ये डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं जो कहीं ना कहीं इनको बॉर्न क्रिमिनल वाला टैग तो इनके उससे हट गया, लेकिन आज भी जो लोकल कम्युनिटी है, जो आसपास वाले लोग हैं, वो उनको क्रिमिनल ही मानते हैं, ठीक है। तो इनको सच में ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स मानते हैं। तो इनकी हेल्प करना, इनको एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है। इनके बच्चों को कोचिंग देने के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स के तहत बहुत सारी चीज़ें जो सीड स्कीम के तहत हैं। प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया है प्रसाद प्रोजेक्ट को टू क्रिएट अ स्लीव ऑफ फैसिलिटीज एट श्रीशैलम। मुझे आपको बस प्रसाद प्रोजेक्ट के बारे में बताना था। व्हाट इज प्रसाद प्रोजेक्ट? पिलग्रिमेज रेवेन्यू रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। प्रसाद को आप बस एक एग्जाम्पल की तरह लिखिए। टूरिज्म, हेरिटेज, कल्चर, जो भी GS1 के ऐसे टॉपिक्स हैं, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ टूरिज्म हैपनिंग रिसेंटली, G20 भी हो रहा है, तो इसीलिए आप इसे प्लीज मेंशन कीजिए। प्रसाद लिखिए, तामिल काशी संगमम लिखिए, धर्मशाला डिक्लेरेशन लिखिए, हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स में जो अभी हमने रिसेंटली देखा था एनक्रोचमेंट हो रही है, यूपी के मॉन्यूमेंट सबसे ज़्यादा एनक्रोच हैं, ये सब लिखिए, ये चैलेंज है, ठीक है। ब्रिंग डिस्प्यूटेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑन कर्नाटका बॉर्डर अंडर सेंटर्स रूल। तो उद्धव ठाकरे जी ने बस इतना कहा है कि जो डिस्प्यूटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में, तो उसे सेंटर के रूल के तहत ले आओ, जब तक सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई नहीं कर देता कि क्या उनका स्टैंड है, ठीक है। तो बेलगावी है या जितने भी ऐसे एरियाज हैं बॉर्डर के, उनको आप सेंटर के रूल के तहत ले आएंगे। ओके, ये एक सजेशन आई है। ओके, क्रिएट इन इंडिया सेज टास्क फोर्स ऑन गेमिंग, एनिमेशन एंड VFX। तो बेसिकली एक कैंपेन जो है क्रिएट इन इंडिया, तो जब भी आप गेमिंग वगैरह के बारे में, टेक्नोलॉजी पे आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आता है, एम्प्लॉयमेंट पे आता है, टेक्नोलॉजी, साइंस, इस पे कोई ऐसे आता है, तब भी आप ये क्रिएट इन इंडिया कैंपेन के बारे में लिखें। ये चलाया जाना चाहिए। किसके साथ? विद एन एक्सक्लूसिव फोकस ऑन कंटेंट क्रिएशन। एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म होना चाहिए एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स के लिए, ओके, ताकि FDI भी हम केंद्रित कर सके। को प्रोडक्शन ट्रीटीज एंड इनोवेशन इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल काउंटर पार्ट्स। नेशनल एंड रीजनल सेंटर्स होने चाहिए, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किल डेवलपमेंट, इस फील्ड में, गेमिंग की फील्ड में, एनिमेशन की फील्ड में, एडिटिंग की फील्ड में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी ऐसे सब्जेक्ट्स लाने चाहिए, पढ़ाना चाहिए, करिकुलम में होना चाहिए गेमिंग डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या है, रिकमेंडेशंस हैं एक टास्क फोर्स की रिपोर्ट की, टास्क फोर्स ऑन AVGC प्रमोशन। ये आपको पता है यूनियन गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, तो इसको सबमिट किया गया है, ओके। और बजट आउटले की डिमांड की गई है जो इसको मिले, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।